टीवी में मुजाहिद मिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा। पाँचवा दिन है इलेक्शन होने के बाद और अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि कोई ऐसा इत्तेहाद बने जो हुकूमत संभाले। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यकीनन नून लीग को कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं किया होगा, बल्कि दहला दिया होगा कि उन्होंने ये ऐलान किया कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और धमाका खेज खबर दी। ये मैं इसको धमाका खेज कहूँगा। और उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना होगा। जी हाँ, ये और किसी का नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है इंतखाबी नताइज को देखते हुए कि ऐसा लग रहा है कि दोबारा इंतखाब की तरफ जाना होगा। उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि एक तासुर था कि दोबारा वज़ीर ख़ारिजा बनेंगे, कि पीपल्स पार्टी को वज़ारतें संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं और हम हुकूमत में भी क्योंकि ख़ुद नहीं बना सकते इसलिए शामिल भी नहीं होंगे। ये बहरहाल उन्होंने कहा कि नून लीग के वज़ीर आज़म को तो वोट देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम चाहेंगे कि हमारे सदर यानी आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहकर एक हकीकत पसंदाना बात कही कि वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आपने देखा कि उनके दाएं बाएं कौन बैठा है, सबसे बड़ी अहम खबर यह है जिसमें वो कह रहे थे, और यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे तो मुल्क की और बैनुल-अक़वामी सूरत देखते हुए कि ऐसा लग रहा है कि दोबारा हुकूमत के लिए जाएंगे। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात है कि मैं इससे पहले कि मुमताज़ तजिया नकार सफारतकार ज़फ़र हिलाली साहब के पास जाऊँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयानिया इसलिए इस वक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम है कि उन्हें इल्म था कि उन्होंने माजी में साबिक़ वज़ीर आज़म यानी मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में कैसी ज़बान इस्तेमाल करी, तो वो किस तरह मुमकिन था कि उनसे हल्फ उठाते। बिलावल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसके आप बयान मैंने बताया भी, वो बयानिया बड़ी तफसील से, और फिर आपने ये सुना हमारे मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब भुट्टो साहब के ज़माने से पीपल्स पार्टी के साथ एज ए सफारतकार वाबस्ता रहे हैं, शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी बल्कि उनके मुशीर रहे हैं। बिलावल को यकीनन उन्होंने ख़ासी नौउम्री में देखा होगा। और हिलाली साहब यकीनन आपने इंजॉय किया होगा, अगर यानी और उन तमाम लोगों ने जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कह रहे थे कि हम नून लीग को वोट देंगे, उन्होंने कहा कि पहली बार क्या कर लिया, दूसरी बार क्या कर लिया, तीसरी बार उनके भाई ने क्या कर लिया, अब चौथी बार कौन सा तीर मारेंगे। उसके बावजूद वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉलिटिक्स मिस्टर जिलाली। मुजाहिद साहब, मैं समझा नहीं कि ये कह रहा था एक दफे, दो दफे, तीन दफे अपना काम हो, और क्या अब फिर ये उनके साथ जाएगा? जब इन्होंने खुद कहा था पीडीएम के गवर्नमेंट के बाद यही इलेक्शन कैंपेन में कि कितनी गलतियां की मियां साहब के पार्टी ने, और क्या अभी तक सबक सीखा नहीं है? ये जिक्र ही करना, इनसे बात ही करना मुझे अजीब सा लगता है। मैं इसका मतलब नहीं है कि नफरत करना चाहिए, बात सबसे होना चाहिए, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट, उम्मीद क्या रखा था उनसे, ये को क्या ऑफर आएगा। दूसरी बात ये है कि कोएलिशन गवर्नमेंट्स जो होते हैं मुजाहिद साहब, ये कमज़ोर गवर्नमेंट्स होते हैं, ये ब्रिटल गवर्नमेंट्स होते हैं, इसलिए कि इनको पता है कि इन्होंने वो वोट्स हासिल नहीं किया है जिनमें इनकी इज्जत हो लोगों के अवाम पे। तो ये कमज़ोर गवर्नमेंट्स हैं। तो कमज़ोर गवर्नमेंट्स, आप मुझे बताएं, 4 पार्टीज 5 पार्टीज का क्या पॉलिसी बनाएंगे? सबका मंशूर मुख्तलिफ है, उनके सोच और ख्याल मुख्तलिफ हैं, तो ये क्या करेंगे साथ इकट्ठा? और हमने देख लिया पीडीएम के ज़माने में कुछ नहीं कर पाए। तो क्या टू एक्सपेक्ट कि ये आदमी इतना ही सियासत नहीं सीखा है कि इस वक्त उनके साथ फिर शरीक हो?
तो मेरे ख्याल में ये प्रिडिक्टेबल था। और अगर ये किसी तरीके से फिर वापस चले जाए और नून के साथ कोalition बनाए तो किसी इसके पास लोगों का इसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। हिलाल जी, एक और कंट्रडिक्शन नहीं है कि एक तरफ वो अभी गालिबन 10 दिन पहले कह रहे थे कि तीर से इसका शिकार करूंगा, इसने महंगाई लाया, इसने झूठ बोला, इसने इसका इलाज का होगा, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उस हुकूमत के जिसके वज़ीर-ए-आज़म यकीनन नवाज शरीफ होंगे, सदर आसिफ अली जरदारी बने। बिल्कुल, मैं आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग तो इस हद तक अगर आ जाए, इसके माने आपका इंटरेस्ट सिर्फ एक है, आपको जो अंग्रेजी में कहते हैं पेल्फ और पावर, माने वो जो प्रिविलेजेस और पर्क्स जाते हैं पावर के साथ, बस इसका ही आपको क्या 9 दफे और दौरे मार लें आप अमेरिका, जितना आपने 1.5 साल में उतर किया था। यार खुदा के लिए गेट सीरियस। और अगर आप सीरियस हैं तो मेरे ख्याल में इनको आपको कह देना चाहिए कि हमारा मैनिफेस्टो, हमारा जो 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 पूरा आउटलुक है आपसे बड़ा मुख्तलिफ है। एक दफे हम आ गए थे इसलिए कि शायद हमने सोचा था लेट्स सी, मगर अब आउट ऑफ द क्वेश्चन हम फिर ऐसी चीज नहीं कर सकते। हिलाल जी, आप ये नहीं समझते कि कम से कम बिलावल भुट्टो जरदारी जो भी प्रेशर के तहत या जो भी उनकी हुकूमत जो में जो लोग हैं शामिल होने के बावजूद इस हद तक तो पॉलिटिकल हिस्स होने या इदराक होगा कि जनाब उन्हें यह नहीं पता कि पाकिस्तान के आवाम की अक्सरियत ने किसे वोट दिया, और शायद वो ये समझते हैं कि 2, 4, 5, 7 वोटों से बनने वाली हुकूमत हाउ टू फेस द, अभी मैं सुन रहा था कि 28 अरब डॉलर तो आपको अभी देने हैं, आपकी मईशत कहाँ पहुँच चुकी है, आपके यहाँ बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आप प्राइवेटाइजेशन कैसे करेंगे, द ह्यूज एजेंडा इस को ये कैसे करेंगे 2-3 वोट से। इसीलिए गालिबन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा लग रहा है कि दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, वो इंतखाबात जिसके लिए हम 50 अरब रुपया पहले खर्च कर चुके हैं, और वो इंतखाबात हमें ये भी पता है कहाँ मैनेज होते हैं। देखिए, इंतखाब की तरफ तो 100% जाना पड़ेगा, बल्कि मैंने आप ट्विटर पे एक ट्वीट किया था आज सुबह कि इलेक्शंस तो ये एक ही चीज रह गया है। ये जो इलेक्शंस हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी अब रही ही नहीं। तो अगर नई गवर्नमेंट बननी है तो ये इलेक्शंस का बुनियाद तो नहीं हो सकता ना, इट मस्ट बी न्यू इलेक्शंस। न्यू इलेक्शंस के बाद वो डायनामिक बिल्कुल बदल जाएगा, जो भी फैसला हो। मेरा अपना ख्याल ये है, मुजाहिद साहब आप खुद सोचिए कि ये कह रहा है, सिग्नल कर रहा है इमरान खान को, पीटीआई को सिग्नल कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बचने के लिए नवाज शरीफ की एक हुकूमत से हम तुम्हारे साथ तैयार हैं। अब तुम्हारा क्या एटीट्यूड है, तुम्हारा क्या डिस्पोजिशन है हमारे तरफ, क्या तुम बात करने के लिए तैयार हो, अग्रीमेंट कर सकोगे कि यही जो तुमने कह दिया है कि कभी नहीं पीटीआई और पीपीपी, यही तुम्हारा स्टैंड है। मेरे ख्याल में ये एक इंटरेस्टिंग मूव है। ओके, शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र हिलाली साहब का कहना था कि इस सूरत हाल में ये हर सूरत में नए इलेक्शन की तरफ इन्हें जाना पड़ेगा। और एक बड़ा अब जो मैं आपको ले जाऊंगा ब्रेक के बाद, तो साबिक सफारतकार और बड़ी बड़े जो क्राइसिस होते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस ख़ासतौर पर अमेरिका के हवाले से, उसमें सबसे अहम और बड़ा नाम हुसैन हक्कानी का है। जी हाँ, साबिक सफारतकार हुसैन हक्कानी थिंक टैंक समझे जाते हैं, वाशिंगटन में बैठे हुए, और इसके बावजूद के बड़े बड़े वो क्राइसिस से गुजरे लेकिन सरवाइव कर गए। तो ब्रेक के बाद आएंगे तो साबिक सफारतकार, और मैंने कहा ना कि कौमी बैनुल-अक़वामी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है, गुफ्तगू करेंगे मोहतरम हुसैन हक्कानी से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और जिससे मैंने ब्रेक से पहले बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि वो अपोजिशन लीडर भी नहीं बनेंगे,
और हुकूमत का भी हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो मुस्तकबिल में एक नए इंतखाबात होता देख रहे हैं। हमारे साथ मुमताज़ सिफारतकार बल्कि जर्नलिस्ट थिंक टैंक हुसैन हक्कानी मौजूद हैं। कराची यूनिवर्सिटी के जब प्रेसिडेंट होते थे तो इनसे ताल्लुक़ ख़ास था। बाद के बरसों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर बड़े करीब रहे, कई उनके साथ सफ़र भी किए। हुसैन हक्कानी, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और मुझे ये भी इल्म है कि इसके बावजूद कि आप पाकिस्तान से कभी बहुत दूर और कभी नज़दीक भी आ जाते हैं, यानी शहरों के एतबार से, लेकिन हमेशा पाकिस्तानी सियासत पर आपकी गहरी नज़र होती है। हुसैन, ये जो डेवलपमेंट हुई है, एक तरह का ये एक स्प्लिट मैंडेट आया है, और अभी मैं देख रहा था कि उसके बाद बिलावल साहब गो के नून लीग को वोट तो देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो स्प्लिट मैंडेट है, और वो भी इतना स्प्लिट कि एक पार्टी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं, वो किस तरीके से इस्तेहकाम ला सकेगी हुसैन हक्कानी? देखिए, स्प्लिट मैंडेट के बाद हमेशा इंतखाब दूसरा कराने की जरूरत तो पड़ती है। अमूमन वो अगर फौरी तौर पे हो सके तो फौरी तौर पे हो जाता है, वरना साल 2 साल 3 साल बाद। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मसला उससे ज्यादा गहरा है। गहरा मसला यह है कि एक सियासी जमात पाकिस्तान में अब ऐसी है कि जिसने आज तक किसी ऐसे इलेक्शन का नतीजा तस्लीम नहीं किया जिसे उसने ना जीता हो। और फिर ये कि वो दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठने को भी तैयार नहीं है। एक सीधी सी बात है, और ये उस पार्टी के हमदर्दों को खासतौर पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि देखिए, आप अगर आपकी पार्टी को 70% वोट भी मिल जाएं तो कम से कम 30% लोग तो ऐसे होंगे कि जो उससे इख्तिलाफ करते होंगे। जमहूरियत इख्तिलाफ के साथ जिंदा रहने का नाम है। तो अगर सियासत में सियासतदान एक दूसरे के साथ मिल बैठना नहीं सीखेंगे तो फिर उसके नताइज कुछ और भी हो सकते हैं, सिर्फ एक और इंतखाब नहीं। मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान को अगले 2 सालों में 28 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है। 128 अरब डॉलर हमारे ऊपर मजमूई बैनुल अक़वामी कर्ज है। हमारी मईशत की सूरत हाल को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। IMF के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे ताकि कर्ज की सूरत हाल बेहतर हो। मुल्क की पैदावार बढ़ानी होगी, इन्वेस्टमेंट लानी होगी, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को दुरुस्त करना होगा। ईरान से हमारा मिसाइलों का तबादला हो चुका है, भारत से हमारी पुरानी लड़ाई है। अफगानिस्तान में तालिबान बैठे जो हमारी हर बात मानने को तैयार नहीं है, हमारी तवक्को के बरखिलाफ। अमेरिका के साथ हमने एक अजीब किस्म की नाराजगी मोल ली है कि जिस चीज में उनका कोई दखल नहीं था उसमें उनको घसीट लिया अपनी अंदरूनी सियासत में, और वो इस वजह से अब खामोश होकर दूर रहना चाहेंगे कि कुछ अरसे इनको अपने मामला ठीक करने दो। चीन के साथ भी कोई ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे क्योंकि उनकी तवक्कुआत भी हमसे पूरी नहीं हुई। तो ये सारे मामलात भी किसी को हैंडल करने हैं। अब ये मुंतखब हुकूमत हैंडल करे तो बेहतर है। तो जिन लोगों को भी मुंतखब किया गया है वो हुकूमत बनाए, या तो जिनके पास अक्सरियत है, जिनका कहना है कि हमारे पास अक्सरियत है, और है उनके पास, PTI के जो हामी हैं उनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो 2 4 6 8 10 15 सीटें और ऐसी होंगी जिनके ऊपर तनाज़ा होकर अदालतें फैसला करेंगी और लोग दूसरे मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन आखिर में तो मिल बैठना पड़ेगा ना लोगों को। लेकिन हुसैन, आप पाकिस्तानी सियासत को के बल्कि हिस्सा रहे हैं, एक तवील अरसे तक पाकिस्तान में भी आप यहाँ रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, और उससे पहले भी। आपको इल्म है कि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ऑन प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी से ज़्यादा पर्सनल बुनियाद पर होती है, ज़ाती बुनियाद पर होती है, ज़ाती इनात पर होती है, बल्कि इंतकाम की हद तक जो है वो दुश्मनी होती है। किसी की हुकूमत गिरे तो मिठाई बांटी जाती है, कत्ल पे भी, इवन फांसी पे भी मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो ये जो हुकूमत आ भी गई और जो जिस लेवल पर इस वक्त पार्टियों के दरमियान चपकलिश या महाजराई है, उसमें कैसे चलेगी हुकूमत 2 4 5 6 वोटों से? और फिर आपने जो ह्यूज इश्यूज बताए जो इस आने वाली गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेंगे, हक्कानी। देखिए बरेलवी साहब, इसमें एक बात समझनी बड़ी जरूरी है, तो ये है कि ये जो वक्त है पाकिस्तान में, ये तो एक कौमी हुकूमत का मुतकाजी। अच्छा, ये वक्त है ऐसा
कि जिसमें तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उसकी हिमायत करें, और ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को यकीन दिलाएं कि आप अपने शोबे में आपकी को अपना काम करने दिया जाएगा और वहां हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन कौमी हुकूमत उस वक्त बनती है जब कौम में इस किस्म की कुतुबियत या पोलराइजेशन ना हो जैसी पाकिस्तान में। तो इस पोलराइजेशन के होते हुए तो बहुत बड़ी अक्सरियत से भी किसी की हुकूमत बन जाए वो भी मुसलसल दबाव का शिकार रहेगी, कोई ना कोई सड़कों के ऊपर शोर मचाता रहेगा, अवाम में बेचैनी फैलाता रहेगा, बदमजगी फैलाता रहेगा। फिर ये जो एक सोशल मीडिया बंदर के हाथ उस तरह वाली मिसाल इसमें है कि ऐसे को बैठे बैठे लोग, मतलब किसी ने मुझको एक फॉरवर्ड कर दिया कि जी ये तो पीटीआई जो है वो 336 में से 300 सीटें जीत चुकी है। मेरे जी मैं आया कि उनको समझाऊं कि भाई वो जो 336 सीटें हैं उनका तो अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि कुछ सीटें तो बाद में, रिजर्व सीटों का फैसला बाद में होता है। लेकिन बस जिसका जो जी चाहता है वो चला देता है और लोग उसके ऊपर यकीन करने लगते हैं, फॉरवर्ड पहले करते हैं, सोचते बाद में। तो इस फजा में इस बात की इतनी फिक्र ना आप कीजिए कि हुकूमत की अक्सरियत 4 वोटों की होगी कि 5 की होगी। फिक्र इस बात की कीजिए कि ये जो माशरे में एक कुतबियत पैदा हो गई है, महाजराई पैदा हो गई है, एक आदमी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे अलावा बाकी किसी और पार्टी का साथ देने वाले सारे चोरों, डाकुओं और गद्दारों का साथ दे रहे हैं। ये फजा सियासत की और जमहूरियत की फजा नहीं है। लेकिन सिपाही तो दुश्मन को सामने देखता है और फिर उसको मार डालने की कोशिश करता है। हुसैन जरा मैं एक अपने, क्योंकि एक थोड़ा सा आपसे जाती ताल्लुक भी रहा है, तो मैं बहुत ही वो जो बहुत ही जैसे कहते हैं संजीदा या सीरियस नोट से ज़्यादा एक लाइटर वे में एक आपको याद दिलाता चलूँ, और वो शेर आपके भी जहन में होगा जो एक अयूब खान के ज़माने में हमारे मुमताज़ शायर ने कहा कि जब कभी इनकलाब होता है कुदरतुल्लाह शहाब होता है। पाकिस्तान में जितने भी बड़े वाक़यात हों तो उसमें कहीं ना कहीं हुसैन हक्कानी का नाम आ जाता है। वो पनामा केस हुआ कि भले उस वक्त के हुकूमत और हुकूमत अमेरिका के दरमियान होगा, नहीं जी इसमें हुसैन हक्कानी ने कुछ पेपर वर्क किया होगा, इसके पीछे किया होगा। फिर साइफर हो, और अब तो खैर हमारे तहरीक इंसाफ के कायद ने पूरे वादी तहरीक ने पूरे वादे तौर पर यह कहा कि जो भी साजिश हुई उसमें हुसैन हक्कानी का बराह रास्त हाथ था, और बार बार आपका नाम लिया जाता है। मैंने कहा, और अब तो आज के इवन ये कि इन दिनों में भी लिया जाने लगा कि मैं समझता कि शायद आप पस मंज़र में चले गए हैं हुसैन हक्कानी। पहली बात तो कि जो लोग मुझे इतना ताकतवर समझते हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि मुझे आके और सलाम करना शुरू करें और आके इफ़ा मेरा बांध दें ताकि उनके मामलात में हल करने शुरू कर दूं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि दुनिया की सारी हुकूमतें सिर्फ एक आदमी की बात सुने, बाकी सबकी बात नज़रअंदाज कर दें। मेरी अपनी एक राय है, मैं लिखता हूँ, मैं अच्छे मौक़र जरीदों में लिखता हूँ, मेरी एक थोड़ी बहुत इज्जत है उस हवाले से, लेकिन वो एक इल्मी और तहकीकी काम के हवाले से है। अब तक मेरे खिलाफ किसी किस्म की बात करने वालों का कोई सबूत कभी नहीं आया। आपको याद होगा एक इतना बड़ा हंगामा मचा था जिसकी वजह से मुझे सिफारत से मुस्ताफी होना पड़ा था। जिन साहब ने इल्ज़ाम लगाया था उसके बाद वो गायब हो गए, और वो सारा इल्ज़ाम दोहराने वाले और शोर मचाने वाले सारे गायब हो गए, मतलब सारे चुप हो गए। और सुप्रीम कोर्ट जिसने उस मसले की तहकीक शुरू कराई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिर में ये फैसला किया कि अच्छा कोई नतीजा नहीं निकला, केस दाखिल दफ्तर। तो मेरी गुजारिश ये है कि कुछ हमारे यहाँ इसके लिए इस्तेलाह एक इस्तेमाल होती है पॉलिटिकल नॉइज। हमारे माशरे में सियासी शोर बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब आप ज़्यादा शोर मचाना शुरू करते हैं तो आपको किसी पर इल्ज़ाम भी डालना पड़ता है। वैसे आपने कहा पनामा में भी, बहुत शुक्र है पनामा में मेरा कोई नाम नहीं था, क्योंकि पनामा में नाम आने का मतलब ये कि किसी के बैंक अकाउंट में बहुत सारी रकम हो। अल्लाह के फजल से कभी कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है। रह गया मामला ये इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे में, ना मुझे कोई दिलचस्पी थी, ना उनको हुकूमत में आने से रोकने में कोई दिलचस्पी है। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर वो बाकी तमाम सियासी जमातों से बातचीत शुरू कर दें और मामूल के मुताबिक जमहूरी सियासत करने के कायल हो जाएं, तो मैं उनका बहुत बड़ा खैर खा और हमदर्द हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन कुछ हुसैन, मैंने जो उनको मुसलसल फॉलो करता रहा हूँ, कुछ ऐसा लगता है क्या कोई ज़ाती तौर पर वो आपसे इनात का लफ्ज़ तो मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन जब भी वो आउट ऑफ द वे जाके जिक्र आता है कि हुसैन हक्कानी ने ये सब कुछ किया, अमेरिकन से जो भी पाकिस्तान में कराते होंगे उनके ख़िलाफ़ या किया, उसमें ज़िम्मेदारी या उसके पीछे हुसैन हक्कानी होंगे, तो क्या कोई होता है ना भाई, बाद आपको तो पता है बड़े हमारी लीडरशिप जो है बड़ी अनापरस्त होती है, आपने ज़रा पहले सलाम नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया, आगे बढ़कर चप्पी नहीं डाली, इस पर भी नाराज़ हो जाते हैं। तो क्या कोई मुझे कुछ इस तरह का एक तासुर आया कि कोई पर्सनल तो नहीं है मामला? पर्सनल का मतलब ये कि आप समझते हैं ना एक पर्सनल में मेरी कभी उनसे कोई जाती ऐसी कश्मकश तो रही नहीं। 1997 में जब वो पार्टी बना रहे थे उन्होंने मुझसे रब्ता जरूर किया था, वो चाहते थे कि मैं पार्टी में शामिल हूँ। जब अभी महराज मोहम्मद खान साहब शामिल नहीं हुए थे, पार्टी जोड़ी जा रही थी, सिर्फ आरिफ अलवी साहब थे, ये थे और वो नईमुल हक साहब थे, तो मेरी मुलाकात इनसे रही थी उस जमाने में। उसके बाद मेरी राय बहरहाल ये थी कि क्योंकि इनका कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ एक बाकी अपने मुखालिफों को, और वो कामयाब तो हुए हैं, बहुत कामयाब हुए हैं ये कहकर के मेरे अलावा बाकी सारे लोग चोर और गद्दार हैं, लेकिन मैं इस बात के हक में कभी नहीं रहा कि दूसरों को चोर और गद्दार करार दिया जाए। आप मेरे साथ कराची यूनिवर्सिटी में होते थे, मैं उस जमाने में जमीयत तलबा में था, आप बाएं बाजू की तंजीम में थे, आपको याद होगा कि मैं आपके साथ बैठ के भी गपशप किया करता था, बल्कि सबके साथ मिलके मफाहमत के साथ चलना मेरी तबीयत का हिस्सा है। तो इसलिए महाजराई की सियासत में मैं दाखिल नहीं हुआ और सियासत में बराह रास्त आया भी नहीं। उसके अलावा मेरा कभी उनके साथ कोई ज़ाती इख्तिलाफ ऐसा पर्सनल था, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने उनकी सियासत को कभी समझा भी नहीं लिया और वो एक राय का फ़र्क है हमारा। मगर मैंने कभी उनकी हुकूमत को या उनकी ज़ात को निशाना बनाने की कोई कोशिश नहीं की। उतनी ही तनकीद की है जितनी मेरी एक सियासी तनाजुर में तज्जियाती तौर पे हो सकती है। अब क्यों वो ये कहते हैं, मेरा ये ख्याल है कि हुआ ये है कि उनको किसी ने दूसरी कहानी सुनाई। पहले तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया अमेरिका पर, अब उनको वजाहत करनी पड़ी कि भाई अमेरिका में हुआ क्या, अमेरिका उनके खिलाफ क्यों हो गया। तो किसी ने कह दिया, वो शीरी मदारी साहब ने कह दिया ये जो डोनाल्ड लू है ये हुसैन हक्कानी के दोस्तों, उन्होंने कहीं कोई देख ली होगी किसी जगह एक तस्वीर वगैरह वगैरह। वो वाशिंगटन में लोगों की मुलाकातें होती हैं, कभी होता है तस्वीरें होती हैं इज्तिमाई तौर पे, और मैं उसमें फिर किसी और ने, एक नौजवान ने एक पूरी कहानी बना दी कि जी एक $30,000 की अदायगी हुसैन हक्कानी साहब को फलाने अमेरिकन ने की, जो कि की थी, लेकिन वो की थी एक रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए। अब वो साहब काम करते थे PTI के इफ्तिखार दुरानी साहब के लिए। अच्छा, मुझे तो इल्म नहीं कि वो किसके लिए काम करते हैं। उन्हें जब उन्होंने अपने हिसाबात जमा कराए उसमें उन्होंने ये भी लिखा मैंने 30,000 खान साहब के दिमाग में हाँ ये हुसैन हक्कानी का किरदार होगा। उन्होंने ये सोचा तक नहीं कि क्या एक इतने बड़े एटमी मुल्क की एटमी ताकत जो मुल्क है उसकी हुकूमत गिराने का काम सिर्फ $30,000 में हो सकता है। मगर बस वो बोल पड़े। अब जब वो एक बार कह देते हैं तो फिर आपको पता है कि तेरी ज़बान के आगे ना दहका का हल चले, वो उसी बात को दोहराते चले जाते हैं और उनके मानने वाले उसी को मानते चले जाते हैं, सबूत हो या ना हो। खान साहब को मेरा, बल्कि अगर वो कभी उनको, वो मुझे नहीं पता वो GT भी देखते या नहीं देखते और उनको देखने का मौका जेल में दिया जा रहा है या नहीं, लेकिन उनको मेरा पैगाम यही है कि किसी चीज को बेवजह बेसबब बगैर सबूत के जाती ना बनाया करें और जाती इल्जाम ना लगाया करें। इस माशरे में पोलराइजेशन को, कुतबियत को कम करें। और वो लोग जिनके बारे में आपको ये खुशगुमानी है, मेरे बारे में उनको ये खुशगुमानी है कि मेरी इतनी ताकत है कि मैं सदर बाइडन का जहन बदल सकता हूँ। अगर आपको ये गुमान है तो फिर जो आदमी सदर बाइडन का जहन बदल सकता है उससे बात करना शुरू करें बजाय इसके। हक्कानी, मैं तो चाह रहा था कि बहुत तफसील से आपसे तमाम इशूज़ पर गुफ्तगू करता, लेकिन वक्त भी है और फिर इंशाल्लाह जो बराह रास्त गुफ्तगू होती है। लेकिन फिर ये कि जो रिज़ल्ट आया है और इसकी तरफ दो राय नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा इस्तेहकाम नहीं ला सकेगा, अदम इस्तेहकाम 3 वोटों पे 4 वोटों पे। तो किसी ने फैज़ साहब से पूछा था कि जब भी क्राइसिस आता था कि भाई क्या होगा आइंदा, तो कहते थे नहीं भाई ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपके ख्याल में भी ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा, यानी अदम इस्तेहकाम बार बार लोग, अब तो इलेक्शन हुआ नहीं कि नए इलेक्शन देख रहे हैं। पाकिस्तान से बदतर हालात से मुमालिक निकले हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, इसलिए पाकिस्तान के हालात से पूरी तरह से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी फैलाई जाती है, होती नहीं है। मुश्किल हालात हैं, माशी हालात कमज़ोर हैं, हमने माजी में बहुत सी गलतियां की हैं, उनके नताइज हम भुगत रहे हैं, लेकिन उसका हल मुश्किलात को समझना
और माजी की गलतियों को दुरुस्त करना है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने 90 की दहाई में सबक सीखा कि हमें आपस में ताउन करना चाहिए। अब खुदा करे कि तीसरी पार्टी भी ये सबक सीख ले और उसके बाद मुल्क में जमहूरियत की गाड़ी चल जाए। एक बार हमारा सियासी निज़ाम मुस्तहकम हो जाएगा तो मईशत को दुरुस्त करने का काम भी हो सकता है। शुक्रिया नकरानी। मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तानी सियासत पर गो के पाकिस्तान में ना होने के बावजूद उनकी गहरी नज़र है और उन्होंने बड़े सुलझे हुए अंदाज में खान साहब को ये मशवरा दिया कि उनका उनसे कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि वो तो कह रहे थे कि उन्हें दावत दी गई थी पार्टी में शामिल होने की और वो मुस्तकबिल में एक मखलूत हुकूमत देखना चाहते हैं ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सके। इसके साथ ही जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि बहरहाल पीटीआई को आज नहीं तो कल ये फैसला करना है कि वो आज़ाद की हैसियत से तो नहीं रह सकते, तो पार्लियामेंट में किस तरह रहेंगे। दावे बहुत हैं, हकीकत क्या होगी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद मौलवी आपको खुशामदीद करता है। एक बड़ा सियासी डेवलपमेंट ये हुआ है और ये बहरहाल ज़रूरत और मजबूरी है कि तहरीक इंसाफ उस पार्टी को ज्वाइन करे जो पार्लियामान में है, ताकि वो फिर लेकिन ये मुश्किल है कि वो मखसूस नशिस्तें हासिल कर सके, अक़लियतों की नशिस्तें हासिल करे कि उन्होंने बहरहाल एक पेशरफ्त ये की है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन की क़यादत से रब्ता कायम किया है और उनके दरमियान तय हुआ है कि तहरीक इंसाफ के जो भी अरकान असम्बली हैं, जिनकी तादाद 97 बताई जा रही है बानी की, वो उसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में गो के भारी अक्सरियत बल्कि 2/3 मेजॉरिटी हासिल है, इसके बावजूद उन्हें किसी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा। अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े सीनियर रहनुमा, सीजन रहनुमा। मुझे अल्लामा साहब, आज मैं देख रहा था कि मुश्किल हालात में पीटीआई है, आपने अपनी रवायत के मुताबिक उनसे के लिए हाथ बढ़ाया है, तो क्या पीटीआई की तहरीक इंसाफ की ये मजबूरी है कि वो उस जमात को ज्वाइन करे जो इस वक्त बहरहाल पार्लियामान में है, जैसे आपके अरकान हैं, तो जब आप ज्वाइन करेंगे वो आपको, तो उसके बाद आपको मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों का मुझे नहीं इल्म, वो मिल जाएंगी इस सूरत में? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही है कि इस वक्त ज़ाहिर है कि पीटीआई इस वक्त सख्त मुश्किल का शिकार है और जो कवानीन बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसके हवाले से जाहिर है कि उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमारा और उनका साथ तकरीबन 2013 से 2014 से है और हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमेशा रही है। तो खुसूसन इन हालात जो मौजूदा सिचुएशन है इलेक्शन के हवाले से, जो कुछ पीटीआई के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई है, तो उसमें तो हम जाहिर है कि उनका साथ नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, अल्लाह मुझे ये बताइए कि जैसे वो आपको जब ज्वाइन कर लेंगे और आप कह रहा हो, तो फिर मुझे नहीं इल्म के ये कहा जाता है कि ख़वातीन के लिए और शायद अक़लियतों के लिए भी वो पहले से एक लिस्ट देनी होती है, तो आपने ख़वातीन के लिए नशिस्तों के लिए एक लिस्ट दी होगी या दी है, या ये ज़रूरी नहीं होता? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2017 का एक्ट आप देख लीजिए, उसमें वाज़ेह तौर पर इसके हवाले से कोई भी बात नहीं की गई है। ये अभी जो इलेक्शन हुए हैं इसमें 2024 के इन्होंने कवायद व ज़वाबित बनाए, लिहाजा ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और बहरहाल हमारा जो पीटीआई के साथ जो अलायंस है वो अनकंडीशनल है। हमने तो इसमें अहम बात यह है कि वो पीटीआई को फिर वो नशिस्तों से महरूम हो जाएगी ना, जो गालिबन 60 नशिस्तें ख़वातीन की हैं, उनमें उनके अगर 20 अरकान बनते हैं। जी पीटीआई महरूम नहीं होगी और आप देखिएगा इंशाल्लाह कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनको मिलेंगी, ख़वातीन की भी और अक़लियतों की भी इंशाल्लाह। अच्छा, ये गालिबन जो सूबाई असम्बली के अरकान के लिए जब वो ख़ास तौर पर कहते हैं सेनेट में वोट डालेंगे, उसमें तो ज़रूरी नहीं होता ना, आज़ाद अरकान भी सेनेटर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो अब अमलन जो है आपका माहिदा हुआ है, वो शमूलियत अख्तियार करेंगे और ये भी कोशिश की जाएगी, ये भी मुझे नहीं इल्म के क्यों नहीं रब्ता किया जाता पीपल्स पार्टी से, कि जबकि उन्होंने ऐलान किया है कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आपका इत्तेहाद हो जाता है तो मजलिस वहदत मुस्लिमीन, जिसके गालिबन खान साहब को मिला के कोई 98 महीने होंगे, तो आप हुकूमत बना सकते हैं मियाँ साहब के मुकाबले में। जी देखें, पीटीआई जो है, अगर जाहिर है कि उनकी तो पूरी कोशिश है और हम उनके साथ खड़े हुए, क्योंकि जाहिर है कि भारी मैंडेट तो उन्हीं का, उन्होंने क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान में इस इलेक्शन के अंदर, तो उनका हक है कि वो हुकूमत बनाएं, विफाक के अंदर भी और सूबे में भी। तो यानी इसके लिए गालिबन तमाम पेपर वर्क अमली तौर पर तमाम काम हो चुका है, और जब हलफ उठाने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मसला आएगा तो फिर आप लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम ओहदों पे इलेक्शन लड़ें। ऐसा ही है अल्लामा साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। शुक्रिया अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी साहब। यानी यकीनन एक अपनी जानिब से अपनी रवायत के मुताबिक वसील क़ल्बी का मुजाहरा करते हुए कह रहे थे कि वो मुश्किल में हैं, तहरीक इंसाफ की जमात, उनके अरकान, उनकी क़यादत, और उनको हम अपने जमात में वेलकम करते हैं। और फिर उसके बाद उनका तो ये भी दावा है कि जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की 60 हैं और जो गालिबन 4.5 के हिसाब से पार्टियों के लिए मखसूस होती हैं, यानी अगर पीपल्स तहरीक इंसाफ की 90 नशिस्तें हैं तो कम से कम उनको 15 से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन की भी मिलेंगी, और फिर अक़लियतों की 2-3 नशिस्तें मिलकर एक बड़ी पार्टी की हैसियत से पार्लियामेंट में वो बैठेंगे, और इस तरह लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी उन्हीं का होगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।